नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, आज बिहार की बात में हम बात करेंगे बिहार में रोजगार पर और हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तीन बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल में शामिल हो रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल में देखिए, किरण प्रभाकर जी हैं, जिन्हें आप नौकरी वाली दीदी के रूप में जानते हैं। बिहार की हैं, काराकाट से आती हैं और बिहार में बेरोजगारी को समझती हैं। सरकारी नौकरियां कितनी यह भी समझती हैं, इसलिए देश भर की मल्टीनेशनल कंपनियों, देश भर में जो कंपनियां हैं और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको लेकर आती हैं, बिहार के लोगों को नौकरियां दिलवाती हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए ट्रेन और फ्लाइट का टिकट भी करा देती हैं। देखिए, बिहार से ही है प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब, हिंदू कॉलेज दिल्ली में प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लॉ गुरु, देश के जाने माने लॉ गुरु, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के आलोक कुमार रंजन जी। तो देखिए, हम चर्चा ये करना चाहते हैं आप सभी के साथ कि बिहार के बारे में एक बात कही जा रही है कि बिहार में इन दिनों नौकरियों की बहार है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ हुए, तो सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, मिल रही हैं। अच्छी बात है, सुकून की बात है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, बेरोजगारों को दे रहे हैं। यह भी अच्छी बात है कि हमने इसे प्रतियोगी बनाया है और जो क्वालिटी है या जो कहे मेरिट है, जो यह बात कही जाती थी कि बिहार में, बिहार के बाहर के लोग रोजगार लेने नहीं आते हैं, लेकिन हमने बिहार के बाहर वालों के लिए भी रास्ता खोला है, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं नौकरियां करने। और कहने वाले महागठबंधन की सरकार का कहना कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। तो हम किरण प्रभाकर जी से, चंद्रचूड़ सिंह साहब से, आलोक कुमार रंजन जी से कितनी सरकारी नौकरियां दे देंगे। हम पहले से कहते रहे बिहार में दो ही प्रकार की नौकरी है, या तो शिक्षक की नौकरी या सिपाही की नौकरी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते रहे लैंडलॉक स्टेट है, बहुत कुछ नहीं किया सकता है, लेकिन नौकरियों के लिए पलायन रोकने के लिए, मेरिट को दूसरे स्थानों पर जाने से रोकने, क्या प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं है? बिना इन्वेस्टमेंट के देखिए, अभी बिहार बिजनेस समिट हुआ और कहा गया कि 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो गए। बिहार में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा। लेकिन सच ये है कि हमने 1990 से ऐसे सम्मेलन, ऐसे समिट होते देखे हैं और ऐसे एमओयू साइन होते देखे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। और यह दर्द है, यह दंश है, क्यों प्राइवेट सेक्टर हमारे यहां निवेश करने को तैयार नहीं होता है। और जब तक निवेश करने को तैयार नहीं होगा, नौकरियां आएंगी कहां से? ठीक है, तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2020 का चुनाव भी मुझे याद है, जब भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आई थी और कही थी कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तब एनडीए की सरकार ही बनी थी, लेकिन तब नौकरियां देने की चाल धीमी थी। किरण जी, जो किरण प्रभाकर जी हैं, नौकरी वाली दीदी के रूप में जानी जाती हैं, काराकाट से आती हैं, बिहार की समस्या और बिहार के दर्द को समझती हैं, बिहार में बेरोजगारों की मनोदशा को समझती हैं। क्या आपको लगता है कि जो बिहार में नौकरियां देने की रफ्तार है, क्या सरकारी नौकरियों के देने मात्र से, क्योंकि वैकेंसियां खत्म हो जाएंगी, इसके बाद बिहार में बेरोजगारी कहां से दूर होगी? बिहार में सबसे ज्यादा युवा है देश भर में, करीब 53%। तो फिर जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी तो फिर नौकरियां कहां मिलेगी? आप तो बाहर से कंपनियां लाती हैं, आप नौकरी वाली दीदी के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए आपकी पीड़ा को हम समझते हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी आपने बोला कि तेजस्वी जी इतनी नौकरियां दे रहे हैं, जैसा कि सबको पता है कि पिछले 30 साल से इनकी सरकार रही है और अगर ये नौकरियों की रफ्तार ऐसी रहती तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि हमारे पास इतनी प्रतिभाएं हैं, हम इतने मेहनतकश हैं, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से हमें ये सब झेलना पड़ता है। ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे भी कोई चाल है जो इतना हवा में है कि इतनी सारी नौकरियां दे रहे हैं, क्योंकि अगर दे रहे हैं तो पूछा जाए कहाँ दे रहे हैं।
किस चीज में दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आप मुझे तो ये लगता है कि इस बात में मुझे दम नहीं लगता है कि वो वाकई में नौकरियां देना चाहते हैं। अब इसके पीछे बस वही लगता है कि कैसे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ, ताकि हमारी फिर से वो कुर्सी, वो सत्ता बनी रहे। और बिल्कुल, और दूसरी बात, नौकरी देंगे कहाँ से? लोग हैं क्या उस लायक? उन्होंने लोगों को पढ़ाया लिखा ही नहीं, उस तरह की शिक्षा ही नहीं दी। जो बाहर में, जो शहरों में रहकर पढ़े, जो औरंगाबाद, दाऊदनगर, विक्रमगंज और जो भी मतलब जो छोटे मोटे शहर हैं वहाँ थोड़े ढंग के मिले, वो लड़के बाहर हो लिए, बिहार में रहे कहाँ? तो मुझे नहीं लगता, बिहार की अभी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है कि हमें हमारी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जी, वो के पाठक ध्यान दे रहे हैं। जैसे देखिए किरण जी, मैं यह समझना चाह रहा था, आपने कहा नौकरियां दे कहाँ रहे हैं। देखिए नौकरियां तो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, पुलिस में भर्ती हो रही है, मैंने जैसा पहले कहा, लेकिन आपने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया कि नौकरियां दें किसे, पढ़ाई लिखाई की जो समस्या है। आप जब बड़ी कंपनियों के पास जाती हैं, बिहार का दर्द समझती हैं, बिहार के बेरोजगारों काराकाट को ज्यादा करीब से समझती हैं आप, तो जब बड़ी कंपनियों से कहती हैं आप कि चलिए बिहार, वहां टैलेंट बहुत है, तो उनकी तैयारी क्या होती है, वे क्या सोचते हैं, बिहार आने के पहले वे क्या सोचते हैं, आप उन्हें कैसे कन्विंस करती हैं, मुझे यह समझना हाँ, ये बात है थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारी कंपनियों को लगता है कि है। पहले आप हमें ट्रेंड बच्चे चाहिए, जो भी हमें कंपनी में काम करने वाले, जी, तो उन्हें ट्रेंड चाहिए। तो मैंने बोला कि देखिए लाइफ में कितना समय बचा है कि मैं अब ट्रेनिंग स्किल के लिए अब कुछ काम करूं, फिर जी, उनको ट्रेंड करूं, फिर आपके पास भेजूं। तो ऐसा करिए कि बिहार भी आप ही के, मतलब आप ही के देश का एक पार्ट है, तो आपको भी उन लोगों के लिए थोड़ा जी, सोचना चाहिए और आगे बढ़ के 2 कदम काम करिए। तो एक तरह से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और वो उसके लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने मेरे यहाँ से, मेरे बिहार से सेमी स्किल्ड बच्चों को उठाने का मतलब जो निर्णय लिया, और वो फिर आकर उठाए भी। लगभग लगभग 500 लड़कों को तो वो ले गए ना, तो वो तो दिख रहा है। तो वो, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि हाँ, उन्हें बिहार की राजनीति से क्या कहेंगे, मतलब उनको एक झटका लगा है, जो उनकी पढ़ाई पे सीधे-सीधे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए, तो वो मौका दे रहे हैं एक तरह से। तो आपका अभियान जारी रहेगा बिहार से बच्चों को नौकरियां दिलाने का, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से करती हैं, और इधर के दिनों में हमने देखा काराकाट में ज्यादा फोकस कर रखी है आप, तो आपका अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी, अभी मैं जस्ट अभी कोयंबटूर से और फिर अभी वाइज़ैक से लौटी हूँ, जहाँ हमने करीब जी, हाँ, करीब हमने 35-40 कंपनियों से बात की है, जिसमें मतलब जी, 5-6 लोग, 5-6 कंपनियां तैयार हुई हैं दोबारा जो हम रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। और इस बार हम कोशिश हम्म। करेंगे कि 1000 लड़के आ पाए, 1000 लड़कों का मतलब फायदा उठा पाए उस जॉब से। चलिए 1000 लड़कों का मतलब, लेकिन इस बार आप ज्यादा ध्यान देंगी काराकाट पे, मुझे लग रहा है, काराकाट क्योंकि आपका घर है। हाँ, काराकाट के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो काराकाट के से ही लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे जो भी लड़के अगर बोलते हैं कि दीदी मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे लगता है कि चाहे क्षेत्र कहीं का हो, घर कहीं का हो, हर घर की ज़रूरत एक होती है। तो मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ, आप ज़रूर आइए। चलिए अब, चलिए हम चंद्रचूड़ सिंह साहब के पास जाते हैं। चंद्रचूड़ सिंह साहब, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, और जो इंडी अलायंस है वह बिहार को नजीर बता रहा है कि देखिए कैसे और किस रफ्तार में हम नौकरी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में रोजगारी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर के पास इतनी ताकत है, इतनी वैकेंसी है, या फिर ये कुछ और है, इरादा कहीं और है, दिखाना कुछ और है। और जो नौकरियां दी जा रही हैं, बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, खत्म तो हो नहीं सकती है, कम कैसे होगी, और सरकार का रोड मैप क्या होना चाहिए, इस पर आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में। ज्ञानेश्वर जी, धन्यवाद आपका। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, मुझे शाहिर की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि कभी खुद पे और कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना। किरण जी अच्छा काम कर रही हैं, पर मुझे लगता है कि किरण जी भी एक, अगर किरण जी का भी योगदान देखें
तो बिहार में जो जीएसटी का मॉपअप होता है, उस जीएसटी के बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों का भी एक रोल शायद हो सकता है किरण जी का भी हो उसमें, क्योंकि बिहार एक जी ऐसा राज्य है जहां कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर जीएसटी बढ़ रहा है। नॉर्मली प्रोडक्शन पैटर्न के आधार पर बढ़ना चाहिए, बट कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर बढ़ रहा है। और राजनेताओं को ये बात अच्छी लगती है, वो इस बात को सभाओं में कहते हैं, तालियां बजवाते हैं, और अंतोगत्वा जो उनको लेना होता है वो होता है वोट, और वो वोट ले लेते हैं। दरअसल आप बिहार की संरचनात्मक रियलिटीज को देखेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में जॉब हो ही नहीं सकता। और वो जॉब जी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में, अगर अर्बनाइजेशन का रेट देखेंगे तो लगभग 11 से 12% का है। बिहार में अगर आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखेंगे, देश का भी बहुत अच्छा नहीं है, पर अगर देश का देखेंगे तो 28% के आसपास है। बिहार में अगर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से मेरा तात्पर्य होता है वैसे बच्चे जो 18 से 28 साल की उम्र में कॉलेज जाने के लायक होते हैं, बिहार में लगभग 18%, 17 से 18% का है। अगर जी आप बिहार के कॉलेजों के घनत्व को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 1 लाख लोगों पर सिर्फ 7 कॉलेज है। तो आप कहां से लाएंगे? दूसरी बात, जैसा किरण ने भी कहा कि प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। क्या एम्प्लॉय करने के योग्य लोग हैं वहां? और लोगों का दोष नहीं है, दोष मेरे जैसे और मेरे सहयोगियों का है, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप बिहार में शिक्षकों की बात करेंगे, और हो सकता है कि राजनीतिक रूप से मेरी बात शायद राजनेताओं को ना भाए, पर सच्चाई ये है कि बिहार में शिक्षकों की शिक्षा सबसे पहले आवश्यक है, उसके बाद वो विद्यार्थियों को शिक्षित करेंगे। ये क्या कारण है? ये क्या कारण है कि वही बिहार का युवा नौकरी की तलाश में दिल्ली आता है, और दिल्ली में अपनी अथक परिश्रम के बाद अगर नौकरी नहीं मिल पाता है तो शायद वो शिक्षा अभियान में जुड़ जाता है। आलोक जी आपके साथ बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़े उदाहरण है, जिन्होंने अब नौकरी ना लेकर कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है, ये हम सबको पता है। तो कहने का जी अर्थ है कि क्या हमारे शिक्षक एम्प्लॉयबल हैं, जिनको हम शिक्षक मानते हैं, क्या वो शिक्षक एम्प्लॉयबल हैं? क्या हमने संरचनात्मक विकास किया है? क्या हमने माइंडसेट को तोड़ा है? क्या हमने आज आज इंटरप्रेनर्स के लिए, जिसको आप कहते हैं जो कोई इंटरप्रेनरशिप में जाना चाहता है, आज उसकी सामाजिक पूछ ही नहीं है बिहार में। बिहार में आप बिजनेसमैन की पूछ ही नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरी, चाहे वो चपरासी की हो, सिपाही की हो, शिक्षक की हो, अफसर की हो, उसकी पूछ है, और जैसी नौकरी वैसी पूछ होती है। तो ये जो फ्यूडल माइंडसेट हम लेकर चलते रहे, वो इसलिए है क्योंकि इससे अगर किसी को फायदा होता है तो राजनेताओं को फायदा होता है, क्योंकि फ्यूडल व्यवस्था में ही कास्ट पनप सकता है। फ्यूडल व्यवस्था में ही इनकी जो अभिजात्यता है वो चल सकती है। तो जहां मार्केट व्यवस्था होगा वहां ये संरचनाएं टूटेंगी, और मार्केट वहीं होगा ज्ञानेश्वर जी, जहां अर्बनाइजेशन होगा। आप समझिए, देश में राजनीति बदल रही है, लेकिन बिहार में घनत्व जो अर्बनाइजेशन का वो नहीं बदल रहा है। देश जी के में अगर आप देखेंगे तो बिहार इज लेस अर्बन। अगर आप देश की तुलना में देखेंगे, जनसंख्या बिहार में बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि आगामी 1-2 वर्ष में अगली जनगणना हो तो बिहार महाराष्ट्र को टाप के बिहार उससे भी आगे जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा राज्य हो जाएगा। लेकिन उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया 30 वर्षों तक। किरण जी ने कहा 30 वर्षों की सरकार है ये आज की सरकार नहीं है, 30 वर्षों जी की सरकार है। इस 30 वर्षों की सरकार के पास ना तो कोई इच्छा शक्ति है, ना तो इनके पास कोई रोड मैप है, ना तो कोई योजना है। आप लाखों की नौकरी की बात करते हैं ज्ञानेश्वर जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक वर्ष में कितनी नौकरियां कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं करवा सकता है और कितनी नौकरियां दे सकता है? जी आवश्यकता बिहार में अर्बनाइजेशन की है, आवश्यकता बिहार में नगरों के विकास की है, आवश्यकता बिहार में विधि व्यवस्था की है। ये ठीक है कि विधि व्यवस्था रिलेटिव टर्म्स में, तुलनात्मक रूप में जी पहले से बेहतर जरूर हुई है, पर वो इतनी हम्म, अच्छी व्यवस्था नहीं है कि वहां से कोई बाहर की कंपनी आकर अपनी पूरी निवेश कर सके। और हालांकि मेरे पास पता नहीं आपके पास कितना समय है, मैं डिटेल से जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे मित्र आलोक जी हैं और उनसे हम जी सुनना बेहतर पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है बिहार में? शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक होता तो क्या आलोक जी और मैं और किरण जी यहाँ होते? आप ये समझिए, 57% जो बिहार के परिवार हैं,
57% of families in Bihar have at least one member in some other state. आप बिहार में जाकर देखें, पटना में ही आप आकर देखें तो आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं पटना, उनकी संख्या अन्य राज्य की राजधानियों से सबसे कम बिहार में है। तो अगर दूसरे बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं बिहार में तो इसका मतलब वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिहार की जीएसटी से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि राजनेता उसको कहेंगे कि बहुत विकास हो रहा है, वो दरअसल मेरा पैसा है जो मैं यहाँ कमाता हूँ और वहां खर्च करता हूँ। लगता है कि एक तरीका बहुत आवश्यक है कि देखना जरूरी होगा कि कौन सा सेक्टर है, किस सेक्टर में जी हम कर सकते हैं। एक लास्ट बात आपको मैं कह दूं, बिहार जी सब्जियों के उत्पादन में देश का चौथा बड़ा राज्य है। बिहार फल के उत्पादन में देश का 8वां बड़ा राज्य है। लेकिन अगर आप बिहार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देखिएगा, उसको एमएसएमई का दर्जा मिला है, उसको फुल इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, एमएसएमई का दर्जा है। और एमएसएमई में भी आप अगर देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में, तो सारा जोर राइस और पल्सेस पे है, इस पे नहीं है। तो कौन सी योजना बिल्कुल है? ना तो कोई योजना है, ना तो कोई रोड मैप है, सिर्फ जातिगत और क्षेत्रीय में भी सब रीजनल, कोई मगही है, कोई भागलपुरी है, कोई मगही है, कोई भोजपुरी है, कोई मैथिल है, बस इसी आधार पर ये चलता रहा है। और मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है, मुझे तो ये लगता है। जी, सदियों ने सजा पाई है। चलिए मैं आलोक कुमार रंजन जी के पास चलता हूँ, देश के जाने माने लॉ गुरु हैं और शायद ही ऐसा कोई कोर्ट हो देश में जहां इनके बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे जज न हो। और अभी चंद्रचूड़ सिंह साहब ने कहा ही कि आलोक जी देखिए इन्होंने नौकरी नहीं तलाशी और कितना बड़ा नाम बन गए। तो आलोक जी अभी अभी आप बिहार से लौटे हैं, बिहार में लॉ कॉलेज भी आप खोलने जा रहे हैं, अच्छी खबर है। क्योंकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, किरण प्रभाकर जी ने कहा, चंद्रचूड़ सिंह साहब ने कहा कि नौकरी कंपनियां दे भी किसे। और चंद्रचूड़ सिंह साहब ने अच्छी बात कही कि वहां बिहार में बिजनेसमैन की पूछ कौन करता है, कद्र कौन करता है। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था दहेज की लिस्ट, तो चपरासी, सरकारी चपरासी 20 लाख रुपया, सरकारी किरानी 25 लाख रुपया, लेकिन जो अपनी दुकान का मालिक है उसे कोई पूछता नहीं। तो किरण जी ने भी उधर इशारा किया स्किल के बारे में कि कंपनियां तो मैं ले आती हूं, लेकिन कंपनियां पूछती हैं कहां से हम लाए बच्चे। तो ये जो कहा जा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है, क्या आपको लगता है, जो हमने कहा कि देखिए अभी बिहार बिजनेस समिट हुआ, 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं, लेकिन ऐसे एमओयू हमने पहले भी देखे। आप भी बिहार से हैं, चंद्रचूड़ सिंह साहब भी बिहार से हैं, किरण प्रभाकर जी भी बिहार से हैं, बिहार का दर्द आप भी समझते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार ठीक जा रही है या सरकार बेपटरी है, सिर्फ 2024-2025 का ख्याल है? देखिए, सरकार ने जो ये काम किया, जी हाँ, सरकार ने जो ये काम किया है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, ये तो बहुत सराहनीय कदम है। सभी लोग इसका सम्मान करेंगे। हम बिहारी हैं, बिहार से आते हैं, हम चाहते हैं वहाँ उद्योगपति आए। आज भी हमने पढ़ा अखबार में कि अडानी साहब जो है वो तकरीबन 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस पर कुछ राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, लेकिन राजनीति से अपना कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पढ़ के अच्छा लगा, कम से कम इसी विषय में बिहार चर्चा में आया और अडानी समूह जैसे जो है उद्योगपति वहां पहुंचेंगे तो शायद बिहार का कुछ कल्याण होगा। लेकिन प्रश्न जो आप लोगों ने उठाया, जो प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह बोल रहे थे, जो किरण प्रभाकर जी बोल रही थी, और जो बार बार आप इंगित कर रहे हैं, क्या बिहार में वास्तव में एक इंडस्ट्रियल कल्चर हम डेवलप कर पाए हैं? कल्चर एक बहुत बड़ा शब्द है। आप सभी ने अभी कहा कि भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, आप जानते हैं इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या बिहार ने, जो आपने कहा कि बेपटरी हो रहा है, क्या बिहार में वो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए पूर्णतः हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बना लिया वहाँ? क्या हमने सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दिया? क्या हम सारे संसाधन मुहैया करा रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समाप्त हो गई? मुझे एक वक्त याद है ज्ञानेश्वर जी, जब हम लोग 1987 में तकरीबन मैट्रिक किए थे, तो हमारे पिताजी कहते थे नहीं, यहाँ काम नहीं करने दूंगा। तो मैंने उनसे एक बच्चे वाला सवाल पूछा, क्यों? मैं बिहार में काम करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे कुछ करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम बाहर जाकर के ठेला चला लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दूंगा। He was so adamant that I ran away from that place and I came to Delhi, unfortunately, fortunately, whatever it is.
हम दिल्ली आ जी गए। ये एक छोटी सी ये बात है, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है। जो आपने कहा कि सदियों तक सजा मिलेगी, चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा, वो बात बिल्कुल सही है। 1987 की घटना, आज 2023 है। परिवर्तन हुआ, बट बहुत ही धीरे। क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया? आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी, हमारा बिहार शायद चीनी उद्योग में काफ़ी आगे था। आज हम बिल्कुल जाते सुनते हैं, कई जगह चीनी उद्योग, लगभग सारे जगह चीनी उद्योग बंद हो गए। बिहार में भई चीनी उद्योग के लिए पर्याप्त माहौल था, लेकिन क्या ऐसी बात आई, वो सारे उद्योगपति भाग गए, सारा उद्योग भाग गया। आप यदि ध्यान से देखें, तो मुझे जो समझ में आता है सतही तौर पर, कि शायद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और हमारा एक इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं होने की वजह से, और उस पर दोहरी मार पड़ी लॉ एंड ऑर्डर की, वो सारी इंडस्ट्री वहां से भाग रही है। अब आप इंडस्ट्री को पुनः लाने की बात कर रहे हैं, फिर से वही जी बात उठी, क्या वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई? तो जब तक वो समस्या समाप्त नहीं होगी, तब तक इंडस्ट्री कैसे आएगा? भले आप इन्वेस्टमेंट कागज पे ले आओ, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इन्वेस्टमेंट तो आ गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? मैंने कई मित्रों से भी इस विषय पे बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आपसे भी शायद चर्चा की होगी। तो लोगों ने जी कहा कि हर साल ऐसा इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाता। अब जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारी टांगें खींच ली जाती है। अब आप देखिए, आपने कहा हम लॉ कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो डर है, मेरे मन में जो शंका है, भ्रम है, जैसे मैंने कई कॉलेज वाले से बात की तो वो कहते हैं लाल फीता शाही बहुत जबरदस्त है, आपको चपरासी से लेकर के मंत्री तक को फिट करना पड़ेगा। अब वो फिट कैसे होंगे ये मुझे जानकारी नहीं, मैं तो कानून पढ़ाता हूँ, कानून जानता हूँ। अब उनको फिट करते जी करते मैं कहीं अनफिट न डिक्लेयर हो जाऊं, अब मैं जाऊं न जाऊं, मन में बहुत व्यथा है, बहुत प्रश्न है। मैं इसके आगे भी जी आपको देखिए, एक ना मैंने कहा इंडस्ट्रियल कल्चर, मैं एक सभा में गया था एक जगह, वहां किसी ने पूछा, एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए थे कि आप बिहार से बहुत सारे नेताओं को जानते होंगे, लालू जी को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। नीतीश कुमार जी को भी बहुत कारणों से आप सब लोग जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग भी जानते हैं, और भी लोगों को हम लोग जानते हैं। लेकिन जी कितने उद्योगपति हैं बिहार के जिनको आप पूरे भारत में और पूरे विश्व में जानते हो? शायद ही गिने चुने। और क्या वो हमारे रोल मॉडल हैं? आईएएस आईपीएस रोल मॉडल हैं, नेता रोल मॉडल हैं, बट उद्योगपति हमारे रोल मॉडल नहीं है। वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप दैट कल्चर। गुजरात में आप जाएं, आप किसी से पूछें नौकरी करोगे, अभी आप लंबी फहरिस्त बता रहे थे कि साहब इसका इतना डिमांड, इसका इतना डिमांड। हमने कल्चर यही बनाई सरकारी नौकरी वाली, हमने उस कल्चर को ध्वस्त ही नहीं किया, और हम भी उसी का हिस्सा बन गए। आज हमारे बच्चे जब कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी में नहीं जाना, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। मैं कहता हूं तुम इंटरप्राइजिंग कोई काम कर लो, इंटरप्रेन्योर बनो। तो वो जो कल्चर है ना, हमने वो इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर ही नहीं बनाया। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो शायद आप सबने कहा, और मैं भी उसको कहना चाहूंगा, एजुकेशन। जी एजुकेटेड नहीं होंगे, जब हम स्किल्ड नहीं होंगे, तो क्या इंडस्ट्री लगाएंगे और क्या इंडस्ट्री में काम करेंगे? और मुझे जो समझ में आता है कि बिहार को सर्विस सेक्टर में काम करना चाहिए। इंडस्ट्री का, जैसा प्रोफेसर चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि इंडस्ट्री का शायद वैसा माहौल नहीं है। किरण मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं, उसके लिए स्किल्ड लोगों को ला रही हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे लोगों का बिहार में सम्मान होना चाहिए, बिहार में इनकी जो है आदर होना चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए, ताकि बिहार बढ़ सके। लेकिन जो हमने कहा एजुकेशन, अभी आज देख लीजिए के पाठक की बात हो रही है, चाहे जिस कारण से बात हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन में इतनी समस्याएं, न टीचर सही है, जैसा प्रोफेसर चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे कि टीचर को पहले पढ़ाने की जरूरत है। हमें टीचर भी अच्छे चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए, हमें एजुकेशन। आप बता दें, भारत के स्तर पे किसी बिहार के विद्यालय का मेडिकल इंस्टीट्यूशन का किसी का नाम है पूरे भारत में? और ये चीज बहुत पीड़ा देती है, बहुत वेदना देती है। हम चाहते हैं, हम आपके माध्यम से भी लोगों से आह्वान करेंगे, कुछ तरह के लोग हमारे यहाँ आए और कुछ इस तरह का काम करें, इस तरह का हम माहौल बनाएं। एजुकेशन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी संभव नहीं है, इंटरप्रेन्योर स्किल कभी संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। इक्का दुक्का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल सारे, बिल्कुल। लेकिन चलिए लाभ। आलोक जी चंद्रचूड़ सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले हम किरण जी के पास चलते हैं। देखिए, आलोक जी ने कहा फिट अनफिट, फिट होने के चक्कर में कहीं अनफिट ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कोई रोल मॉडल है। देखिए, हमारे ही बिहार से अनिल अग्रवाल, जी। वेदांता, किंग महेंद्र नहीं रहे अब, एरिस्टो, संपदा बाबू, एलकेम। तो इन्होंने देश दुनिया में कारोबार किया, लेकिन बिहार में कारोबार नहीं किया।
हर कोई करना चाहता है। मैं आपके परिवार को जानता हूं किरण जी, और इस दर्द को भी समझता हूं कि बिहार में आज भी एक 5 स्टार होटल नहीं है, जबकि आपके पति देव देश भर के सारे बड़े 5 स्टार होटल के एयर प्यूरिफायर है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो किरण जी, एक और सवाल, जो जब शिक्षा, बेरोजगारी, जब रोजगार नहीं मिलेगा, आदमी के पेट की भूख शांत नहीं होगी, तो फिर वह रास्ता भटक जाता है। कलम न सही, कट्टा तो है न, और फिर बिहार की छवि बिगड़नी शुरू होती है। और किरण जी, आप इधर से आती हैं काराकाट से, वह इलाका तो इन चीजों में और भी सुरमा है। आपको क्या लगता है, कैसे, जो इन्होंने कहा फिट अनफिट की बात की, व्यवस्था, मैं अभी किसी कॉलेज वाले से मिल रहा था, कहते हैं बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो क्लास नहीं आना चाहते, कहते हैं अटेंडिंग रखो, 20,000 रुपया अधिक ले लो और डिग्री दे दो। तो ऐसे में बिहार का भविष्य क्या होगा? नौकरियां आएंगी कहां से? सरकार तो नौकरियां भर देंगी, चलिए उनके पास कितनी वैकेंसी है, लेकिन जो आप कोशिश कर रही हैं कि प्राइवेट कंपनियां आ जाए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाए, जिसकी बड़ी कंपनियां आ जाए, तो आप भी थक जाएंगे। किरण जी। ज्ञानेश्वर जी, बिहार के दुर्भाग्य पे मेरा दिल, अब मेरी आंखें भर गई हैं। मुझे लगता है कि हमारे बिहार में सब कुछ है, क्या नहीं है जो कि किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता। एक सरकार की उपेक्षित नजर, आप जो भी, जिनकी भी सरकार रही है अभी तक, हालांकि मैं पहले किसी को कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अब ये घाव मेरे मुंह से निकल रहा है। मुझे दर्द हो रहा है अपने उन छोटे भाइयों के लिए जो जितना कुछ वो सह रहे हैं। तो एक उनकी उपेक्षित नजर की वजह से आज ये दुर्दशा बन गई है कि वहां से लोग पलायन तो कर ही रहे हैं, और जाके भी बाहर क्या कर रहे हैं। सब कोई रंजन सर की तरह नहीं हो जाते कि जाकर के सब में वो काबिलियत नहीं होती है, क्योंकि रंजन सर कहीं ना कहीं बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हुई होगी उनकी, पटना में रहे होंगे। बाकी लोग जाकर क्या करते हैं? देश भर के कंपनियों, जो भी कंपनियां होती हैं, वो मजदूर संघ की शोभा बनते हैं। अभी मैंने 100 गांव की यात्रा की। उस यात्रा में आज के डेट में भी मुझे ऐसे गांव मिले, 2-4 गांव, मतलब संजोग से मैं वैसे गांव में गई जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है। मतलब मेरे सामने 7-8 साल की बच्चियां खड़ी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे उन बच्चियों को देख के पता नहीं मेरे को क्या फील हो रहा था, क्या फीलिंग आ रहा था। मुझे उनका वो फ्यूचर लगा कि ये मनुष्य जीवन में जन्म लेना, मतलब ये कोई पाप का ये सजा है क्या? मतलब सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं वो अपने सत्ता लालच से, अपने कुर्सी प्रेम से, वो अपने परिवार से बाहर क्यों नहीं निकल रही? कहते हैं कि राजा प्रजा के को पुत्र की तरह मानता है। इतना क्यों? और फिर हमारी जनता को उन्होंने इतना एजुकेशन से दूर रखा है कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। हमारे लिए मतलब बनाने का काम तो नहीं हो रही है। जो भी उनका डिस्ट्रक्टिव रवैया है, उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो ये भी समझने के लायक नहीं है। और वो सच में मुझे अभी मुझे गांव-गांव जाके ये पता चला कि धरातल पे वो जातिवाद नहीं है जो शीर्ष पे दिखता है। आप समझ रहे हैं? धरातल पे बिल्कुल नहीं है। सबकी आंखों में कुछ मैंने उम्मीदें देखी, एक लगा कि अच्छा लगता है हमारा बिहार बदलने वाला है, दीदी आई है तो कुछ अच्छी बात होगी। और मैं बता रही हूँ कि मैं जिस जाति से आती हूँ, उस जाति से अलग के लोग, आप बताओ कौन, आप क्या जानते हैं मैं कौन जाति की हूँ? मैं आप लोगों को क्या जानती हूँ कौन जाति के? हमारे विचार मिलते हैं। हम तो हर जाति में अच्छे तरह के लोग होते हैं, हर जाति में बुरे लोग होते हैं। तो शिक्षा अशिक्षा माहौल हमें बनाता है कि हम क्या बनते हैं। तो हमने देखा ये सब जो मतलब जो हमारे राजनेता हैं, अगर वहां एक ईमानदार और मेहनती सरकार आती है ना, फिर निश्चित रूप से आप बिहार को जीरो से हीरो बनते देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। हम दुनिया को बहुत जल्दी दिखा सकते हैं कि बिहार शीर्ष के किस शीर्ष पर है। लेकिन हाँ, उसके लिए जरूरी है
कि इस सरकार को तो हटा दी जानी चाहिए। अब ये सरकार चाहे जो भी लालच दे, जो भी बात कहे, हमारे जनता को ये समझना चाहिए कि इन्होंने अपना अभी तक दिखाया है, जो दिखाना था दिखा दिया। अब हमें किसी अच्छे को मौका देना चाहिए। जी चलिए ठीक है, चलिए अच्छे को मौका देना चाहिए। कहां से हम जीरो से हीरो बनाने वाले लाएंगे? चंद्रचूड़ सिंह साहब, देखिए एक बात तो समझनी होगी कि आजकल पूरे देश में कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई स्कूल के लिए चंदा मांगने नहीं आता कि यहां लाइब्रेरी बना, कोई हॉस्पिटल खुलवाने की बात नहीं करता। बात होती है मठ, मंदिर, मस्जिद। वोट खरीदे जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, उनके भीतर रोजगार कैसे पैदा होगा, इसकी चिंता शायद कम है। अनाज दे दो। हमारे नीतीश बाबू 92 लाख या 94 लाख लोगों को, परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नतीजा पलट गया क्योंकि एक योजना आ गई, मतहारी योजना। प्रत्येक विवाहित महिला को 1-1 हजार रुपया हर महीना मिलेगा। महिलाओं ने जाकर बूथ पर फॉर्म भर दिया चुनाव के पहले ही। तो ये जो परंपरा चली है, इसमें रोजगार तो कहीं खड़ा होता दिख नहीं रहा है। अब 2-2 लाख रुपए आप दे देंगे, किस चीज की, किसके लिए दे रहे हैं? क्या होगा? 40-40 हजार रुपए हर साल अगले 5 साल तक दिए जाएंगे। तो ऐसे में तो हम लोगों को काहिल बनाते जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं विश्वगुरु बन रहे हैं और 80 करोड़ लोग। अब कोई सरकार कहती है, कोई पार्टी कहती है 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे, दूसरा कहता है 450 रुपए में देंगे। कोई कहता है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अगला कहता है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो ये मुफ्त, और अब कोई पार्टी बची नहीं है। तो ऐसे में तो बहुत ही गंभीर संकट है, और ये संकट सिर्फ बिहार के साथ नहीं है, देश में संकट है। जब हम बिहार की गरीबी की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश में 80 करोड़ लोगों को यह आरक्षण की तरह दूसरा प्रावधान हो गया। अभी तो 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन मुझे लगता है कोई सरकार इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं करेगी। जो खत्म करने का ऐलान करेगा उनका बुढ़िया बिस्तर बन जाएगा। चंद्रचूड़ सिंह साहब, आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, ईमानदारी से कहिएगा। देखिए, इसमें कोई दो मत तो है नहीं। जो सच है वो सच है, जो आप कह रहे हैं वो एक सत्य है, और उस सत्य के निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। उस सत्य के निर्माता हम भी हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी, आप और मैं तो अपना वोट नहीं बेचते। अपना वोट बेच देता है, हम और आप अपना ईमान बेच देते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, और वो इसलिए है क्योंकि हम कभी भी स्वयं के अलावा पर की चिंता ही नहीं करते। एक बड़ा दर्शन का मामला हो जाएगा, मैं इस पे क्या आपको ज्यादा बताऊं, परंतु ये है कि जिस भी समाज की नींव स्व पे नहीं होगी, अपने पैरों पे नहीं होगी, वो रेवड़ियों से या इस प्रकार के जो डोल्स होते हैं उससे बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। ये एक मुझे लगता है कि पूरे देश में और खास करके, लेकिन दिक्कत इसमें एक और भी बात है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार की बातें हम ये कह रहे हैं, आप देखेंगे भारत के दक्षिण भारत में इस प्रकार की बातें हमेशा से होती रही हैं, लेकिन एक समानांतर तमिलनाडु में, जो आलोक जी कह रहे थे, एक जो इंडस्ट्रियल कल्चर है, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल कल्चर हुआ। मैं अभी कुछ महीनों पहले, पिछले महीने में मैं जर्मनी में था, और मैंने जर्मनी संसद में कुछ जो संसद के सदस्य थे उनसे हमारा एक वो चल रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा, जैसे मैं जापानीज टाउनशिप दिल्ली में देखता हूँ, आपका नहीं देखता था, मैं अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा नहीं, पूरे पुणे में हमारा टाउनशिप है। तो अच्छा, देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जिन राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, अच्छा है गलत है उसका एक राजनीतिक स्वरूप होगा, अगले डिबेट में उस पर बात करेंगे, लेकिन जहां तक इसका है वो दे रहे हैं। लेकिन साथ में आप देखिए कि एक संरचनात्मक ढांचा भी बन रहा है, वहां इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ रहा है, वहां प्रोडक्शन सिस्टम भी बढ़ रहा है, वहां पर अन्य प्रकार की प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। तो दोनों में मतलब होना नहीं चाहिए आदर्श के रूप में, लेकिन व्यवहार के रूप में अगर हम ये भी समानांतर करें, जैसे अगर मान लीजिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर कॉलेजेस में यहाँ सबको एक फीस लगता है, अगर जो दे सकता है उसके लिए हम वो देखें, और जो नहीं दे सकता उसके लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन करें, तो बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, वन साइज फिट ऑल, एक पॉलिसी बना दिया वो सबके लिए, रेवड़ी बटना है तो सबको बटना है, नहीं बटना है तो किसी को नहीं बटना है, तो वहां एक समस्या आती है। जहां तक बिहार का प्रश्न है,
मैं आपको ये बताना चाहता हूं ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में जो अभी आलोक जी वहां जाना चाह रहे हैं या और भी लोग जो जाना चाह रहे हैं, क्या आज तक हमने कोई एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्लियरेंस पॉलिसी की स्थापना की है? क्या हमने कोई सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की है? क्या ये एमओयू कागजी होते हैं? और ये एमओयू के दौर पर तो भारत अमेरिका से भी बड़ा विकसित राज्य हो गया होता अगर भारत में जितने एमओयूज हुए, कुल राज्यों में जितने एमओयूज हुए, उनको जोड़ लिया जाए और उसको अगर हम मान लिया यथार्थ में देख ले, परिवर्तित कर दे, तो भारत में इन्वेस्टमेंट किसी भी अन्य राज्य के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा, पूरे यूरोप के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कागजी बातें हैं। मैं एक बात आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हम लोग तो चूंकि पढ़ाते हैं तो उसी वहीं से उदाहरण लेके बता सकता हूं कि जो साम्राज्यवाद की जो के सिद्धांत दिए जाते हैं, कई सिद्धांत, उसमें एक सिद्धांत ये कहता है कि यूरोप में जब खास करके समानता की पुकार आई और वो दौर चला, तो वैसे सामंतवादी जिसको समानता स्वीकार नहीं था, वो उन जगहों पर चले जहां सामंतवाद फिर भी फल फूल सकता था और वहां आकर उन्होंने अपनी अभिजात्यता लगा दी। मुझे लगता है कि बिहार जब तक अपने इस सामंती व्यवस्था से नहीं निकलेगा, जो सर्विस सेक्टर है 36% का आपका सर्विस सेक्टर है और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना 8% का, तो अगर आप देखें और 56% कहाँ है एग्रीकल्चर पे, आप अपने आंकड़ों को देखिए ज्ञानेश्वर जी, आंकड़े आपका आंख खोल देंगी। देखिए किरण जी के जज्बे को सलाम है, लेकिन किरण जी जो कर रही हैं वो क्या कर रही हैं? किरण जी वो कर रही हैं कि जो ऊपर में लोग हैं, जिनको कुछ हो सकता है, जिनमें थोड़ा बहुत मेहनत किया जा सकता है, उनको तो एक किनारे पे लगा रही हैं तो सब डूब जाएं, उससे बढ़िया कुछ बच जाएं। वो तो ठीक है किरण जी का वो अप्रोच, लेकिन समस्या इस चीज की है कि गांव में क्यों नहीं शिक्षा है, और जहां है, जहां स्कूल हैं, किरण जी क्या आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना पसंद करेंगी? टीचर ही क्या? नहीं है अभी और उन्होंने जहां शिक्षक हैं, जहां शिक्षक हैं, आपको एक और आंकड़ा देता हूं, मैं आंकड़ों से ही चलता हूं। आंकड़ा नंबर 1, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति व्यक्ति रोजगार के हिसाब से अगर आप देखें तो मनरेगा में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है, 5वां 6ठा राज्य। परंतु मनरेगा में अच्छा कर रहा है, आप और समझ सकते हैं मनरेगा की क्या बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें कि जो एलिजिबल लोगों के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम देखें कि वेदर एलिजिबल पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और नॉट, जो अहर लोग हैं क्या उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार नीचे से 5वां राज्य, नीचे से 5। तो आप खुद ही समझ लीजिए। मैं इंग्लैंड में जब पढ़ा रहा था तो मेरे यूनिवर्सिटी के चांसलर थे लॉर्ड बिलिमोरिया। जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बिहार से हैं, मेरी फैक्ट्री बिहार में है और मैंने सबसे अत्याधुनिक फैक्ट्री लगाई थी बिहार में, जो करण बिलिमोरिया है, और वो उसको उस व्यक्ति को उस समय वो कह रहे थे कि मुझे 1/4 दाम में वो फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में सरकार ने नशाबंदी कर दिया। मैं ये नशाबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक राजनीतिक प्रश्न है, पर क्या आपके इंडस्ट्री को उससे आघात नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता। मुझे लगता है कि ये सरकार, शासन बाबू की सरकार चली थी अच्छे रास्ते से, शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी, परंतु जाकर फिर उसी मोड़ पर मिल गए जिस मोड़ से ये अलग होने का नाटक कर रहे थे या कम से कम आश्वासन दे रहे हैं। ये मैं तो यही कह सकता हूँ। चलिए आश्वासन दे। चलिए हम आलोक कुमार रंजन जी के पास आते हैं अंतिम दौर में। आलोक कुमार रंजन जी, समस्या का समाधान जब कहीं नहीं मिलता है तो हम जुडिशरी के पास ही जाते हैं, और आप तो जजेस गुरु हैं, हम आप बिहार से हैं। चलिए इस कार्यक्रम में मैं आपको ऑनरेबल जज बना देता हूं, जस्टिस मान लेता हूं। यदि आपको निर्देश देना हो बिहार को सुधारने के लिए, आपको याद होगा तो कहा गया था, पटना हाईकोर्ट ने कहा था बिहार में जंगल राज है क्या। तो आज के परिवेश में बिहार की सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे जिससे बिहार की स्थिति को हम संभलते हुए सुधरते हुए देख सकें? सबसे पहला तो कहना चाहेंगे कि पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार। जब तक हम पढ़ाई नहीं लाएंगे, एजुकेशन नहीं लाएंगे फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू टॉप लेवल, जो अभी हम लोगों ने बात की लंबी चौड़ी कि भाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी का एडमिशन हो गया, ITI हो, ANM GNM हो, कई सारे वहां पर भाई आपने खोल दिया, कागज पे सारी चीजें हो गई। सारी चीजें कागज पर हो रही है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा।
सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। दूसरा जो मुझे समझ में आता है कि हमें कल्चर तो डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो आज बात हो रही थी, इस तरह के लोग जो व्यवसायी वर्ग हैं या एंटरप्राइजिंग स्किल वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका हम कितना सम्मान करते हैं। ये हमारी एक जी मानसिकता बन गई है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अधिकारियों को बुलाएँगे अपनी सभाओं में, वो नेताओं को बुलाएँगे, बट क्या वो शिक्षाविद या किसी उद्योगपति या किसी एंटरप्रेन्योर को उसी सम्मान से, उसी भाव से बुलाएँगे? नहीं, ये सामंतवादी प्रथा का परिचायक है और जब तक ये सामंतवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो हमें ये भी चाहिए कि एजुकेशन के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इगैलिटेरियनिज्म का भी भाव लाना पड़ेगा। हम उनको भी वो सम्मान दें, उनको भी समता के भाव से देखें, क्योंकि देखिए कहते हैं कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माण करता है, चाणक्य ने कहा था। शिक्षक साधारण नहीं होता। हमने भी एक बार नीतीश जी को बड़े मन से पत्र लिखा था, जी सुशासन भवन का पत्र लिखा था कि शिक्षा में ये सुधार। मुझे किसी ने बता दिया, उत्साही युवक, आज से 10 साल पहले हमने एक पत्र लिखा उनके ईमेल पे। आज 10 साल से उसका कोई जवाब नहीं आया। तो यदि इस तरह की व्यवस्था रहेगी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? आप देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि ये रेवड़ियां बट रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हर राज्य लगभग होड़ सी लग गई है। और यदि आप किसी इंडस्ट्री को बुलाएंगे और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी महंगे रेट पे देंगे, तो आपके यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? आप बताइए, बिहार बिल्कुल में इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है कमर्शियल, वो तकरीबन 8 रुपए के आसपास है। क्या अन्य राज्यों में भी यही है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारे प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी बोल रहे थे, भी आप आंकड़ों को देखें। आंकड़े तो बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ बताते हैं, सही कह रहे हैं सब कुछ, बट दूसरा भी पक्ष है उसका, स्टैटिस्टिक्स इज बिगेस्ट लायर कहा जाता है। आंकड़ों से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो है, बट कैसा एग्रीकल्चर है वो मैं भी नहीं जान पाता हूँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, बट उसको हम इंडस्ट्री से जी नहीं जोड़ पा रहे, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करा पा रहे। हमने एक बार कुछ बच्चों को कहा कि हम लोग के यहाँ ये क्या कहते हैं, उसको मखाना होता है बहुत, क्यों ना जी हम लोग बिल्कुल इसको देश विदेश भेजें, पूरे बिहार के लेवल पे काम करें। लेकिन जब आप जाएंगे, फिर सिस्टम में वही फिट अनफिट, फिर वही हो रहा है। मैंने थोड़ी मोड़ी पता की थी, मुझे लगा शायद ये मेरे सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है, शायद मैं कहीं फेल ना कर जाऊं। जिंदगी में बहुत कम जगह फेल किया है, तो अब यहां फेल ना कर जाऊं, बड़ी निराशा होगी, बड़ी हताशा होगी। अभी जो आप कॉलेज चलिए, खोलिए, निराशा हताशा नहीं होनी चाहिए। आप मजबूत आदमी हैं। आपने कहा है बिहार आ रहे हैं, देखिए बड़े बड़े लोग बिहार नहीं आए, आएंगे, हम जोर शोर फाइनली से आएंगे, बिहार को एक पढ़ाएंगे, बिहार को बनाएंगे। देखिए, हमने कहा आपसे अभी कि भाई बिहार को पढ़ाएंगे, बिहार को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाना है, पढ़ाना है और काम भी करना है। तो हमने इसके लिए एक रणनीति बना ली। हमने कहा हम सरकार के पास सीधा नहीं जाएंगे, हम सरकार के पास किरण जी जैसे या और ऐसे लोगों के माध्यम से पहुंचेंगे, ताकि यदि इनका चलिए रास्ता बना हो तो मेरा रास्ता भी साधारण हो जाए और आप सामान्य हो। हाँ, एक चंद्रचूड़ जी कुछ कर रहे थे। ईश्वर जी, एक चीज तय है, एक चीज तय है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं आलोक जी, सर आंखों पे, उस पर तो कोई मतभिन्नता तो हो नहीं सकती। जी पर राज्य सरकार एक काम कर सकती है, किसी जी भी के किसी भी राज्य में बिहार एकमात्र ऐसा है, मैं तो आंकड़ों को ही बोलूंगा, चाहे वो कितना भी आलोक जी उसको झूठ कह दे, भारत जी एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसके पास पटना जैसा दूसरा कोई शहर ही नहीं है अपने राज्य में। एवरी स्टेट हैज बिल्कुल 11% अर्बनाइजेशन पर आलोक जी क्या ले जाएंगे? आलोक जी और क्या कोई भी क्या ले जाए? जहां पर आपका अर्बनाइजेशन देश का औसत देख लीजिए और बिहार का औसत देख लीजिए। जब आप शहर नहीं बना सकते, और शहर कब बनता है? शहर तो रोजगारों के अवसरों के आसपास शहर बनता है। बिल्कुल आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें आप। आप पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए सर, पटना में आज झारखंड का रांची का एयरपोर्ट देख लीजिए और पटना के एयरपोर्ट को आप तुलना कर लीजिए। आप पटना के एयरपोर्ट में आप वहीं विकास कर रहे हैं, वहीं पर उसको आजकल तो देखा मैंने, पिछले महीने देखा थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। और याद देखिए, बिहार के एयर फ्लाइट से 36% आपका इनकम वहां जनरेट होना शुरू हो गया है। तो जहां आप जी, कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। वो भी नहीं कर रहे। जो आपके पुराने शहर थे, हम लोग जब बचपन में थे, आपने भी सुना होगा ज्ञानेश्वर जी, वो आता था रेडियो में, ये आकाशवाणी का पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा है। बिल्कुल 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 के बाद क्या हुआ भागलपुर का, क्या हुआ दरभंगा का, क्या हुआ मुजफ्फरपुर का, कहां कहां गए वो शहर? इन शहरों में हमारे यहाँ शादियां जो होती थी तो उसको ऐसे ऊंचे शहरों से, ऊंचे
आंखों से देखा जाता था कि भी मुंगेर से बारात मुजफ्फरपुर जा रही है, ऐसा बड़ा नहीं, मैं शाहमाला। कल ही लौटा हूँ चंद्रचूड़ जी, मैं कल ही लौटा हूँ गया से, और मुझे मालूम हुआ कि बोध गया के कई होटल्स बंद हो गए। मैंने पूछा क्यों, तो टूरिस्ट रात को रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो आपने शराबबंदी लागू कर दी। कहाँ चले जा रहे हैं, दिन भर वो रहते हैं और शाम को बनारस पहुंच जा रहे हैं। और ज्ञानेश्वर तो जी ये फुटपाथ, ज्ञानेश्वर जी दुबई में भी और जी यूएई में भी जहां सैलानी जाते हैं वहां शराबबंदी है, लेकिन सैलानियों के लिए नहीं है। नहीं है। सच्चाई बिहार में सच्चाई क्या है? गुजरात में बिहार में सच्चाई क्या है? घर घर शराब डिलीवरी होती है, आज भी हो रही है, जी लेकिन आपने बिल्कुल। बना दी कि कहाँ आपका मोलासेस जाएगा, कहाँ आपका गन्ना जाएगा, कहाँ आपका चीनी जाएगा। देखिए आज पर्यावरण की बात करें, कहाँ गया आपका जूट इंडस्ट्री? आज जूट इंडस्ट्री में फिर से जोड़ आ सकता है कि नहीं हो सकता है? कहाँ गया है? बिल्कुल। तो चलिए हम लोग किरण जी के पास फाइनल रिमार्क ले लेते हैं, ऐसा खत्म करते हैं, लंबा हो गया जी। किरण जी, आप क्या सोचती हैं, आपको मौका मिले तो क्या करेंगे? हाँ जी, सॉरी। आप क्या सोचती हैं बिहार की जो स्थिति है और बिहार का जो भविष्य है, यदि आपको मौका मिल जाए, जैसा मैंने आलोक रंजन जी से पूछा, चंद्रचूड़ जी ने भी कहा ही कहा, आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक इंसान के जिंदगी में अगर तीन वो महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें वो क्या होंगी जो असर करती हैं, तो जी उसमें है शिक्षा, मनी एंड राजनीतिक व्यवस्था। जिस जी, इंसान के जिंदगी में ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, अगर वो शिक्षित है और उसके पास पैसे भी हैं, मतलब धन भी समृद्ध है भी है, जी। धन भी, हाँ जी धन है, और अगर वो अच्छे राजनीतिक माहौल में रह रहा है, जहाँ मतलब शांति है कि सुबह जी शाम घर में जाए आए, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो आदमी, उसका लाइफ ब्लेस्ड है, वो दूसरों के लिए भी वरदान बनता है, वो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाता है। और जिसके जीवन में ये तीनों चीजें अगर नेगेटिव है, तो जैसा आपकी पहले ही बोला आपने कि वो हमारे लिए एक आपराधिक तत्व के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वो जी। उनको ज्ञान भी नहीं है, वैसे ही हवा है। और दुख का बात है कि हमारे बिहार में कुछ यही चीज पनप रहा है, तो मैं इन तीनों पे काम करूंगी। चलिए, ये अच्छी बात है आपने कहा कि हाँ, आलू जी हाँ, मतलब बिल्कुल 50 हम लोग मैं जी इसी में जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, कहते हैं ना वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, तो जी पॉलिटिकल जी विल और पॉलिटिकल विल के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। सरकार यदि स्थिर होगी, इस तरह की सरकार नहीं होगी आज हम इनके साथ कल उनके साथ, तो इस तरह से यदि नहीं होगा तो एक हमारी क्लियर रणनीति होगी, तो वो भी बड़ा। बिल्कुल। अभी जी आपने जो है चंद्रचूड़ जी ने भी बोला जो वो शराबबंदी वाली बात, आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री एक प्रकार से आपने उसको डेवलप भी नहीं किया अच्छे से, शायद अब सरकार जी कर रही थी, राजगीर जैसे प्रयास हो रहे हैं वहां पर, बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का। ऐसे और प्रयास होने चाहिए, और टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, जिसमें बहुत बड़ी बाधा वो प्रोहिबिशन पॉलिसी बन रही है। इस तरह की चीजों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। सारे विवाह और सारे मीटिंग सब बनारस में होने लगे, अब सब पटना भूल गए। अभी एयरपोर्ट की बात हो रही चलिए थी, बनारस का भी एयरपोर्ट पटना से बहुत अच्छा है। होगा होगा चलिए, बिल्कुल। बनारस में तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, बनारस तो को एक क्या, जी, हेल्थ बहुत बड़ा तो इशू है किरण जी, हाँ, उसको भी हेल्थ बड़ा इशू है। देखिए वो पीएमसीएच डीएमसीएच कभी चंद्रशेखर अपना ऑपरेशन कराने पटना आए थे। खैर चलिए, तो इस बात को हम एक आगे भी मिनट, जारी रखें जी। जी किरण जी ज्ञानेश्वर जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगी। अभी जब मैं बिहार घूम रही हूँ, तो मैंने जी देखा, मुझे मुझे इतनी, देखिए कुछ कमियां हैं तो बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं। ऐसे जी प्राचीन मंदिर, जैसे अपने बिहार में मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, 2000 साल पुराना मंदिर, मतलब द जी ओल्डेस्ट टेम्पल एक तरह का है वो। और जी अगर यही मंदिर कहीं किसी और राज्य में होता है, तो उसकी गरिमा, उसकी महत्ता और उसका नाम, उसकी पॉपुलैरिटी कुछ और होती। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे और यहाँ आपको बस उसका एक ऐसी, विशेष तथ्य बता दूं कि मुंडेश्वरी मंदिर में जब बलि दी जाती है तो उस बलि में खून नहीं होता, हत्या नहीं होती और जानवर पुनः जीवित भी हो जाता है। जी, हमने चलिए, 51 तो तो वर्ष हम कभी लोगों ने बनता बहुत होगा अच्छी ही। जी, हम लोगों ने बहुत अच्छी बहस की। बिहार पर चिंता, बिहार पर चर्चा होती रहनी चाहिए, ताकि हम लोग बिहार के लोग जो जिंदगी में आगे बढ़े हैं, वो हम बिहार को आगे बढ़ता देखें, यह हम सभी लोग कामना करते हैं। तो आप लोग सभी लोग शामिल हुए, आप लोगों को धन्यवाद। और हम अपने नमस्कार। दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर लें। और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।